गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, सरफेस केमिस्ट्री का मैं अगला लेक्चर जो देने वाला हूं, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। दोस्तों, द कैटलिस्ट यूज इन हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस। ऐसे कैटलिस्ट जो हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस प्रोसेस में यूज होते हैं वह सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, वह सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं। ये सॉलिड कैटलिस्ट दोस्तों मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड ये हो सकते हैं। और ये सॉलिड कैटलिस्ट दोस्तों क्रिस्टलाइन और एमार्फस दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं इनके इम्पॉर्टेंट कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, कैसे ये काम करते हैं। इसमें पहला आप देखेंगे एक्टिविटी। दोस्तों, एक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे समझिए। द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन, मतलब कैटलिस्ट की वह एबिलिटी जिससे वह किसी भी रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, बढ़ाता है, उस रिएक्शन पे इफ़ेक्ट डालता है, उस रिएक्शन को प्रोसीड करता है, वह उसकी एक्टिविटी कहलाती है। और कुछ केस में कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे कैटलिस्ट को मिलाने से रिएक्शन 10⁻10 टाइम्स तेज़ी के साथ होता है, एक्सेलरेट कर जाता है दोस्तों। जैसे दोस्तों H2 और O2 को मिलाएंगे तो यह रिएक्शन नहीं करता, वाटर नहीं बनता। लेकिन जैसे आप प्लेटिनम अगर कैटलिस्ट इसमें यूज कर देते हैं दोस्तों तो वाटर बन जाता है। यह एक महंगा प्रोसेस होता है, इसलिए इस प्रोसेस से वाटर बनाना पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। कैटलिस्ट की दूसरी प्रॉपर्टी है सेलेक्टिविटी। द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट अ केमिकल रिएक्शन टू यील्ड पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब यह है दोस्तों, कैटलिस्ट हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होते हैं। तो कैटलिस्ट की वह एबिलिटी जिससे वह एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, वह उसकी सेलेक्टिविटी कहलाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे दें, बुखार की दवा पैरासीटामॉल होती है दोस्तों। पैरासीटामॉल को आप पेट के दर्द में देंगे तो वह उस पर काम नहीं करेगा, लेकिन वह पैरासीटामॉल अगर बुखार के लिए देंगे तो बुखार में काम करेगा। तो उसी तरह से जैसे प्लेटिनम, यहाँ पे देखिए प्लेटिनम वाटर के बनाने में यूज होता है दोस्तों, लेकिन यही प्लेटिनम अगर आप अमोनिया के बनाने में यूज करेंगे तो अमोनिया नहीं बनेगा, उसके लिए आयरन और मॉलिब्डेनम चाहिए दोस्तों। तो सेलेक्टिविटी का मतलब होता है कैटलिस्ट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। उसके बाद इनके एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आप ध्यान से देखें। मैंने जो इसमें इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो टिक किए हुए हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। देखिए, मैंने एग्जांपल्स आपको टिक कर दिए हैं। क्योंकि दोस्तों यह चैप्टर एक थियोरेटिकल चैप्टर है, इसलिए मुझे बुक को डायरेक्ट आपके सामने रख करके समझाना पड़ रहा है, क्योंकि इतना लिखना बोर्ड पे बहुत ही मुश्किल होगा और वीडियो बहुत ही लंबा बनेगा दोस्तों। ये मैं ऐसे कर रहा हूँ कि आप इजी गोइंग नोट्स बना लेंगे और मेरी बातों से समझ लेंगे दोस्तों। एंजाइम कैटेलाइसिस क्या होता है दोस्तों? बहुत सारे केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, एनिमल में और प्लांट में होते हैं, जो एंजाइम्स के द्वारा डिटरमाइन करते हैं। एंजाइम्स एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है और जितने भी प्लांट और एनिमल्स में हैं इनमें एंजाइम्स एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। जैसे शुगर के लिए आप इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन भी एक एंजाइम कैटलिस्ट है दोस्तों। एंजाइम कैटलिस्ट ग्लोबुलर प्रोटीन्स के पार्ट होते हैं और यह एक बायो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। लिविंग सेल्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में यह बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं दोस्तों। इनके अलावा भी सम एंजाइम, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है सम एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विथ सम नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स के साथ जुड़े होते हैं, उनको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं।
यह प्रोस्थेटिक ग्रुप दोस्तों उसके नीचे आप देख रहे होंगे, मेटल्स भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अगर दोस्तों यह प्रोस्थेटिक ग्रुप मेटल्स आयन है तब उनको कोफैक्टर कहेंगे, और यदि यह दोस्तों प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको कोएंजाइम कहेंगे। दोस्तों ये जितने भी कोएंजाइम्स होते हैं दोस्तों, ये सब विटामिन्स से प्राप्त किए जाते हैं। देखिए लिखा है मेनी ऑफ द कोएंजाइम्स फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस आर डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स। विटामिन्स में नाम भी दिया हुआ है, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन। तो दोस्तों ये कोएंजाइम्स विटामिन से निकाले जाते हैं। इस प्रकार के एंजाइम्स में जो प्रोटीन पार्ट अगर कहीं होता है उस प्रोटीन पार्ट को दोस्तों एपो एंजाइम कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बायोकैटलिस्ट बताया, प्रोस्थेटिक ग्रुप बताया, कोफैक्टर बताया, कोएंजाइम बताया और एपो एंजाइम बताया। दोस्तों यह इसके पेज हैं, इसको मैंने टिक किया हुआ, ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कुछ ये एंजाइम्स हैं, कुछ अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग रिएक्शन में यूज किए जाते हैं, इनको आपको रटना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटेलाइसिस। एंजाइम कैटलिस्ट स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है दोस्तों कुछ फिक्स एंजाइम फिक्स रिएक्शन में ही यूज होते हैं। उसके बाद कैटेलाइटिक एफिशिएंसी, मतलब एंजाइम की एफिशिएंसी कितनी है, वो रिएक्शन को किस हिसाब से प्रोसीड कर रहा है, बढ़ा रहा है, कितनी क्वांटिटी का एंजाइम्स ज़रूरी है किस रिएक्शन के लिए। फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। देखिए दोस्तों किसी भी एंजाइम की कैटेलाइटिक एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच पे डिपेंड करती है। दोस्तों ऐसा ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो वह बेसिकली 37 डिग्री होती है, और उस टेम्परेचर के नीचे दोस्तों एंजाइम्स का रिएक्शन स्लो हो जाता है, और उसके ऊपर दोस्तों एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी को लूज कर देता है या अपने नेचर को बदल देता है दोस्तों। और बेसिकली एंजाइम्स का ऑप्टिमम पीएच 5.0 होता है दोस्तों। फिर एंजाइम इनहिबिटर है, मतलब कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो पॉइजन का काम करते हैं, वो रिएक्शन की गति को धीमा कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटेलाइसिस, इसको आप लॉक एंड की मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। देखिए दोस्तों यह 3 स्टेप में हुआ है। एंजाइम्स सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है और एक प्रोडक्ट बनाता है, यह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कुछ समय के लिए बनता है दोस्तों, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। सेकेंड स्टेप में यह एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स धीरे धीरे प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, मतलब ये कुछ समय तक चलता है एंजाइम प्रोडक्ट। और थर्ड स्टेप में दोस्तों ये जो एंजाइम प्रोडक्ट बन जाता है, एंजाइम उससे अलग हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है। तो दोस्तों पहले स्टेप में एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, दूसरे स्टेप में दोस्तों ये रिएक्शन चलता है, कुछ देर तक ये आपस में रिएक्शन करते हैं, और तीसरे स्टेप में एंजाइम्स रिएक्शन को प्रोसीड करके हट जाता है दोस्तों और प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों लॉक और की का मैकेनिज्म मैं समझा दूं। जैसे दोस्तों पर्टिकुलर लॉक के लिए एक फ़िक्स की होता है, हर लॉक के लिए अलग अलग की होता है दोस्तों। उसी तरह से हर सब्सटेंस के लिए, हर रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए अलग अलग एंजाइम होता है। अब एंजाइम को आप की कह सकते हैं, सबस्ट्रेट को लॉक कह सकते हैं। यह की इस लॉक के अंदर गया तो ईएस हुआ, फिर कुछ देर तक आप उसके अंदर की को घुमाते हैं, माने ईएस ईपी में कन्वर्ट हो रहा है। लॉक में आप की को घुमाते हैं, यह ईपी हो गया, कुछ देर तक यहाँ पे करते हैं। उसके बाद से जब ताला खुल जाता है तो लॉक मतलब प्रोडक्ट अलग हो जाता है, ये खुला हुआ है। यहाँ पे ये लॉक जो ताला था दोस्तों, सबस्ट्रेट माने ताला, जो ताला था बंद ताला था, ये एंजाइम की था। यहाँ पे अब खुला हुआ ताला मतलब प्रोडक्ट हो गया और एंजाइम बाहर निकल गया दोस्तों। ये लॉक एंड की मॉडल था इनका, इसको भी मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। गुड लक, हैव अ नाइस डे दोस्तों, अच्छे से पढ़ना।